बच्चों आप सभी लोगों का और हम पढ़ रहे थे एक्सेल। एक्सेल में आज मेरे पास एक नया टैब आने वाला है जिसका नाम है इंसर्ट। और वास्तव में इंसर्ट का मतलब लाना होता है। क्या लाना जी? मैंने कहा बहुत सारा सेक्शन है यहाँ पे और ये सारी चीजें आपको इसमें लानी है जिसको हम सीट कहते हैं। अच्छा, इसके आगे वर्क लगा दो तो ये आपकी वर्क सीट है। ऊपर वाला कौन सा है? बुक है, तो इसको हम क्या कहेंगे? वर्क बुक कहेंगे। तो ये क्या कहता है? अपनी वर्क सीट में आपने ये सारी चीजें इंसर्ट करानी है। अब ये सारी का मतलब पहला सेक्शन हमारे पास टेबल से आता है। टेबल में तीन ऑप्शन मुझे दिखाई देते हैं। एक टेबल्स लिखा हुआ है, एक आपको राय देगा, रिकमेंडेड करेगा, प्रीवियस टेबल बनाने के लिए आपको राय देगा अपनी तरफ से, और यहां पे आप प्रीवियस टेबल बना सकते हैं। अच्छा, ये आपके कुछ ड्राइंग से रिलेटेड पार्ट होंगे, ये एड इंस्टॉलेशन से है, ये चार्ट है, कुछ आपके पास टूर होगा, स्पार्क लाइन, फिल्टर, लिंक और सिंबल से रिलेटेड आपके पास सेक्शन बने हुए। अच्छा, पहला सेक्शन थोड़ा फटाफट में चलते हैं। मुझे पता है कि मेरे लिए कौन कौन सी चीजें यहाँ पे जरूरी है एग्जाम के हिसाब से, तो मैं उन पे ज्यादा टाइम दूंगा, बाकी को थोड़ा सा भगाते हुए आपके साथ काम करूंगा। देखो, पहले टेबल है। वास्तव में हमें टेबल बनाने के लिए एक कंटेंट चाहिए होता है, एक एरिया चाहिए जिसे आप रेंज कहते हो। यहाँ पे बस मैं टेबल में क्लिक करता हूँ तो ओके कर दिया, तो एक टेबल का प्रारूप खुद बन जाता है। देखो सर, ये चीज तो हमने पहले भी पढ़ी थी। मैंने कहा हाँ बिल्कुल, समझ अच्छी है आपकी। आपने जब स्टाइल पढ़ा था तो इसमें फॉर्मेट सा टेबल था। हाँ, वही ऑप्शन घुमा के यहाँ भी दे रखे, आप यहाँ से भी ले सकते हो। यहाँ आपके पास मल्टीपल ऑप्शन आते हैं। इसमें भी अगर आप क्लिक करोगे तो यहाँ डिजाइनिंग ओपन हो जाता है और घुमा फिरा के आपको वहीं पे ले जाने वाला है, लाइट, मीडियम कलर, डार्क कलर में। तो यही बातें आपको घुमा फिरा करके आगे ले जाएंगे। ये तो टेबल हो गया जल्दी से बनाने के लिए। अब रिकमेंडेड प्रीवियस टेबल क्या हुआ? मैंने कहा देखो, ये डेटा को अच्छे से फाइंड करने का काम करती है और अपने पास एक डेटा ले आता हूं, बड़े स्केल का डेटा। कल भी मैंने आपके साथ एक डेटा शेयर किया था, उसमें मैंने कहा था कि देखो, जब आप किसी चीज को फाइंड करते हैं तो उस समय आपको एक फिल्टर की जरूरत पड़ती है ना। कल जब मैं आपको बता रहा था, मेरे पास ये डेटा आ गया है, जो मैंने कल आपके साथ डेटा शेयर किया था यही था, जिसमें बहुत सारी ब्रांचेस थे, उनके बहुत सारे अकाउंट थे, अमाउंट पैसा जमा हुआ था, नया पुराना कस्टमर था और किस डेट में पैसा जमा हुआ। आपसे सवाल वहां पे पूछा गया था कि देखो जी, सेंटर ब्रांच में टोटल कितना पैसा जमा हुआ। आपसे सवाल पूछा था, आपने कहा देखो जी, मुझे ये पता चला था, मैं फिल्टर लगा सकता हूं। छन्नी लगा दी तो छानना शुरू कर दिया, सेंटर ब्रांच को ही ढूंढा। पर देखो ना, जब आप सेंटर ब्रांच को ढूंढते हैं तो ये सिर्फ आपको शो कराता है, इनका सबका टोटल कहां करा रहा है। आपको कहीं ना कहीं फॉर्मूला लेना पड़ता है, इनका टोटल करेंगे। दूसरा सवाल पूछ लिया कि सेंटर ब्रांच में भैया करंट अकाउंट का बताओ, तो फिर करंट अकाउंट की वैल्यू आए, इन्हें भी कहीं ना कहीं आपको जोड़ना पड़ेगा। तो मैंने कहा मुझे ऐसा जोड़ना नहीं है जी, जोड़ घटा आप खुद ही करो, मुझे इससे मतलब नहीं है। तो इसने कहा ये नॉर्मल टेबल है आपकी और आप इस टेबल को प्रीवियस टेबल बनाना चाहते हैं। अच्छा, पिवट टेबल की एक खासियत होती है, आपकी टेबल को बहुत अच्छे तरीके से व्यवस्थित करते हैं। मैंने पूरा डेटा पहले ही सेलेक्ट कर दिया, मैं इसकी राय जानना चाहता हूं, आप मुझे प्रीवियस टेबल बनाने की कोई राय दे सकते हो? इसने कहा हाँ, रिकमेंडेड कर सकता हूं। ओके कर दिया तो आपको राय मिलनी शुरू हो गई। अच्छा, जो वैल्यूज आपको चाहिए होगी तो यहां से आप ले सकते हो। देखो जी, मैं आपको बता सकता हूं, सेंटर ब्रांच में टोटल पैसा इतना, जाओ ब्रांच के हिसाब से मुझे डिटेल्स दे रहा। अगर आपने यहां क्लिक कर दिया तो ये अकाउंट के हिसाब से आपको डिटेल्स मिल रही है, करंट अकाउंट में इतना पैसा हुआ। अच्छा, नए पुराने के हिसाब से भी आपको राय दे सकता हूं। नीचे नीचे आए, देखो मैं ओल्ड के हिसाब से टोटल भी बता सकता हूं और यहां पे मैं ब्रांच के हिसाब से बता रहा था। मैंने कहा देखो जी, आप कहे तो सारी बातें ठीक रहे हो, पर इसमें मुझे एक ही वैल्यूज मिल रही, मुझे ऐसा तो नहीं मिल रहा है। जैसे मैं इसमें क्लिक कर देता हूं तो सिर्फ सेंटर ब्रांच, ऐसा तो नहीं है सेंटर ब्रांच में करंट अकाउंट का कितना है, उसके लिए तो फिर मुझे दिक्कत आ जाएगी। हमेशा आप एक ही वैल्यू को सजेस्ट कर रहे हो। मैंने कहा तब तो ये भैया आपकी राय मेरे काम की नहीं है। तो इसने कहा ठीक है, आप प्रीवियस टेबल बना दो। ओके कर दिया। तो आपके पास जब प्रीवियस टेबल बनाते हैं, ये दूसरी प्रकार की आपकी टेबल है जो आपको वैल्यू फील्ड जनरेट कराती है और आपकी टेबल को व्यवस्थित रखती है, चीजें समझ में आ जाती हैं। इसमें आपको सारी चीजें डिटेल समझ में नहीं आ रही, इसमें आ जाते हैं। तो सबसे ऊपर इनका टाइटल बार होता है क्रिएट प्रीवियस टेबल का। इसमें दो चीजें आपके पास होते हैं, ये आपसे कह रहा है कि किस डेटा को आप प्रीवियस टेबल बनाना चाहते हो, पहला सवाल तो ये। अच्छा, जब आपकी प्रीवियस टेबल बन जाएगी तो उसको आप कहां पे दिखाना चाहते हैं, टू बी प्लेस्ड कहां दिखाना चाहते हैं। अच्छा, मैंने कहा पहला तो मेरा डेटा ये खुद ही सेलेक्ट होके आ गया, क्योंकि मैंने टेबल पहले से सेलेक्ट करी थी। अगर नहीं हो सपोज आपकी, तो आप इस पर क्लिक करो, फिर से इस पूरे को सिलेक्ट कर दो, आपकी टेबल बन जाए। कभी कभी एक्सटर्नल सोर्स भी आता है, हो सकता है आपके यहाँ पे ना हो, कहीं और आपने फाइल रखी हो, तो आप वहां से भी अपनी फाइल को ला सकते हैं।
बहरहाल मेरे पास ये फाइल यहीं पे है और इसने मुझसे कहा है प्रिवेट रिपोर्ट टू बी प्लेस्ड, कहाँ रखना चाहते हो जी मास्टर जी। न्यू वर्कशीट में आपके पास एक ऐसी नई वर्कशीट आ जाएगी, उसमें आपका प्रिवेट टेबल बन जाएगी। क्या आप एग्जिटिंग वर्कशीट में करना चाहते हो काम, इसी सीट में? मैंने कहा हाँ हाँ इसी में कर लो। छोटे छोटे बटन रेडियो बटन कहलाते हैं, पर लोकेशन आपको देनी पड़ेगी। मैंने कहा दोनों साथ में देखेंगे तो यहाँ पे क्लिक कर दे तो इसकी लोकेशन दे दें, भाई इतना काम करना। ओके जो ये आप करेंगे तो आपके पास वैल्यू फील्ड लिस्ट यहाँ पे खुल के आ जाएगी। अब डेटा लगाना आपके दिमाग पे डिपेंड करता है आप कैसे लगाएं। यहां पे आ गया प्रिवेट टेबल फील्ड लिस्ट, इसे हम फील्ड लिस्ट कहते हैं और ये आपके सारा डेटा है। यहाँ पे डेट है, जो ऊपर के टाइटल है ना वो सारे यहाँ पे आ गए। डेट आ गई, ब्रांच आ गई, अकाउंट आ गया, अमाउंट आ गई, कस्टमर आ गया। इन 4 डब्बों में भरने हैं ये आपको, और ये आपके दिमाग पे डिपेंड करता है कैसे आप डेटा को मैनेज करेंगे। और हमेशा याद रखना जब भी आपके पास ऐसा कोई डेटा आता है तो हमेशा एक चीज ध्यान रखना, इसमें सबसे बड़ी वैल्यू कौन सी है? अकाउंट है क्या सबसे बड़ा? देखो मैंने कहा बैंक नहीं होगा तो अकाउंट कहां से होगा, बैंक नहीं होगा तो पैसा कहां जमा करोगे, बैंक नहीं होगा तो नया पुराना कस्टमर कहां होगा, बैंक नहीं होगा तो डेट कहां से आपकी होगी। तो मुझे तो लगता है कि ब्रांच सबसे बड़ा है, ब्रांच नहीं है तो कुछ नहीं है। तो इसने कहा सबसे बड़ा वैल्यूज आप इसमें ढूंढ। अच्छा मैंने कहा ब्रांच ही है, मुझे पता चल गया। अच्छा कहां रखना है, कॉलम में या रो में? तो आपने इसको पकड़ के रो में रख दिया। अब डेटा कैसे होगा, रो किसे कहते हैं आपके पास, सॉरी कॉलम किसे कहते हैं, जो खड़े होते हैं। तो ऐसे सेंटर ब्रांच आ गया, ईस्ट यहाँ आ गया, नॉर्थ आ गया। मैंने कहा देखो जी इसी को मैं घुमा के कॉलम रो में रखूं तब? इसने कहा रो में ऐसे में आ जाएगा। हाँ उसके मुकाबले तो ये ज्यादा अच्छा लग रहा है, तो ठीक है ऐसे ही रखता हूं। अब देखो जी इसके बाद मैंने कहा इसके बाद अकाउंट को रख देता हूं यार। तो अब मैंने यहां से अकाउंट को इसी के नीचे रख दिया, यहां नहीं रखा क्योंकि मुझे सारे लगाने। तो अब डेटा कैसे आपकी व्यवस्थित हो गया, सेंटर ब्रांच में इतने अकाउंट है, करंट भी है, आईआरए भी है, नॉमिनल भी है, सेविंग में, ईस्ट में आ गया। अब नए पुराने कस्टमर को इसके नीचे लगा सकता हूं, पर मैंने कहा रहने दो अभी, अमाउंट को ना वैल्यू में रखो, क्योंकि वैल्यू में आपके पास जोड़ घटा गुणा भाग का ऑप्शन आता है, फॉर्मूले वगैरह लगते हैं, इन्हीं को हम वैल्यू फील्ड कहते हैं। देखो यहाँ लिखा है वैल्यू फील्ड सेटिंग, ओके करेंगे तो यहाँ पे आप सम कर सकते हैं, काउंट कर सकते हैं, एवरेज कर सकते हैं, मैक्सिमम मिनिमम कर सकते हैं। अभी मुझे जोड़ने की रिक्वायर्ड है तो मैंने जोड़ना ही रखा। अब सर यहाँ पे क्या रखोगे, मैंने कहा यहाँ पे आप डेट को रख दो यार। इस तरीके से आपकी टेबल बन गई। अब बस एक फील्ड मेरा छूटा था, इसको भी आप फिल्टर में रख सकते हो। अच्छा फिल्टर में क्या होगा कि सारी वैल्यूज आपको दिखाई देंगी। देखो दोनों प्रकार के टेबल आपके पास बन के तैयार हो गए। एक टेबल तो बच्चों आपकी ये वाली है जो आपकी नॉर्मल टेबल है, और एक टेबल आपकी ये बनी। आप सवाल पूछ के देखो मुझसे, मैं धड़ाके से आपको जवाब दूंगा। बताओ जी सेंट्रल बैंक में कितना पैसा जमा, मैं इसके सबसे लास्ट में गया, मैंने देखा अरे ये वाला पैसा जमा हुआ, कब कब जमा हुआ, सबकी डिटेल्स आपके पास आ गई। मुझे बताओ सेंट्रल ब्रांच में करंट अकाउंट में कब पैसा जमा हो, तो इसी सेंट्रल ब्रांच के मैं करंट अकाउंट में आ गया। यहां देखा मैंने कहा 1 तारीख को हुआ जी, इसके बाद कोई डेट है आपके पास, थोड़ा सा जूम बढ़ा लेता हूं तो इसने मुझे बता दिया। देखो कभी कभी देखो यहां पे मैंने कहा देखो जी 2 तारीख को भी हुआ और 7 तारीख को भी पैसा जमा हुआ, आगे तो नहीं हुआ, टोटल कितना हुआ आपके पास डिटेल्स यहाँ पे भी आ गए, और सारे बैंकों की डिटेल्स भी आ जाएगी। किस तारीख को, 1 तारीख को टोटल कितना पैसा जमा हुआ, टोटल कितना पैसा जमा हुआ। अच्छा अगर आपको अभी तो सारे कस्टमर हैं ये नए पुराने, मैंने कहा देखो मैंने एक फिल्टर भी तो लगा रखा, अच्छा नहीं मुझे यहाँ पे ऑल की जगह पे सिर्फ नए कस्टमर देखने, तो आपने देखो प्लस का सिंबल है, आपको पुराने देखने, क्लिक करोगे तो आपके पास प्लस आ जाएगा। जैसे आपने क्लिक कर दिया तो यहाँ पे आपको न्यू देखना है तो आपने ओके कर दिया, आपने इस पे ओके कर दिया तो सिर्फ नई की डिटेल्स आपके पास आए। नहीं मुझे पुराने की डिटेल्स देखनी है, तो आपने इसमें क्लिक करा और ओके कर दिया तो आपके पास सिर्फ ओल्ड की डिटेल्स आए। तो आप ऐसे फिल्टर भी लगा सकते हैं। क्लियर करना है तो आप यहाँ पे ओके कर दो, इसको अप्लाई ओके कर दो तो सारे ही आपको दिखाई देंगे, ऑल की आपने कमांड दे दी। तो इस तरीके से आपके पास एक टेबल बनती है जिसे हम प्रिवेट टेबल कहते हैं। ये डेटा को बहुत अच्छे से व्यवस्थित करता है। ये थोड़ा सा एडवांस भी होती है बच्चों, पर मैं इतना एडवांस में आपके पास नहीं जाऊंगा क्योंकि आपके सिलेबस का पार्ट ही नहीं है ये सब। थोड़ा आगे बढ़ता हूं तो मेरे को टेबल्स के बारे में पता चल गया। अब मेरे पास इलस्ट्रेशन आता है, इसमें आप पिक्चर ला सकते हो। क्लिक करा, आपके पास कोई पिक्चर होनी चाहिए, फोटो। एग्जाम में तो नहीं आएगी पर फिर भी कहीं फोटो रखी हुई है तो किसी फोटो पे क्लिक कर दो तो आपकी फोटो स्क्रीन में आ जाते हैं।
हाँ, छोटा बड़ा कर सकते हो। इसमें रैपिंग का ऑप्शन नहीं आता है कि आपको बिहाइंड, टेक्स्ट, इन फ्रंट, बड़ा छोटा आप कर सकते हो किनारों से। रोटेशन आप दे सकते हो 360 डिग्री में, कैसे भी रोटेट कर लो, जहां पे रखना आप वहां पे इन्हें रख सकते हो। ये लोगोस के लिए ज्यादा काम आता है। जब आप कोई काम कर रहे हो, टेबल बना रहे हो, आपका कोई लोगो वगैरह है, तो तब आप ऐसा लगा सकते हो। देखो ऑनलाइन भी आप लगा सकते हो। ऑनलाइन में क्लिक करोगे तो वैसे एग्जाम में तो नहीं होगा, आप बिंग से ढूंढ सकते हो। माइक्रोसॉफ्ट का सर्च इंजन है BING, बिंग। और गूगल कंपनी का गूगल सर्च है। ऐसे बहुत सारी कंपनियों के आते हैं। तो मैंने यहाँ पे कहा मेरा फेवरेट है संजय दत्त, तो इस तरीके से मैंने संजय दत्त ओके कर दिया। तो आप इंटरनेट से ढूंढ सकते हैं, और उसे डाउनलोड करना है तो आप डाउनलोड भी कर सकते हैं। NT पे ओके कर दिया। यही फोटो मुझे ज्यादा पसंद आती है, मेरा नाम आता है इसमें। ये थोड़ा डाउनलोड हो जाएगी और आपकी फोटो आपकी स्क्रीन पे भी आ जाएगी। तो इस तरीके से आप फोटोज भी लगा सकते हो। देखो जी, इसने कहा बहुत सारे शेप है। अच्छा, यहां से सवाल बनते हैं बच्चों आपके पास। ये वाला सेक्शन आपको जरूर ध्यान रखना है कि परीक्षा में वो आपसे कोई शेप्स पूछता है और उनके नाम भी पूछता है। देखो इनके नाम क्या है, रिसेंटली यूज शेप्स। आपने इससे पहले रिसेंटली ये शेप्स यूज करें, इनका नाम भी आ जाता है। इसका नाम लाइन है, इसका नाम एरो है, ये रेक्टेंगल है, एलिप्स है, रेक्टेंगल में है, ट्राइंगल है, इनके अलग अलग नाम आते हैं। अच्छा, नाम कैसे पता चलेंगे, यहां पे थोड़ी देर रुक जाओ। जब आप रुकेंगे तो ये बता देगा रेक्टेंगल। और परीक्षा में पूछने वाला यही आपसे कहता है कि मुझे एक रेक्टेंगुलर शेप बना दो, या तो शेप बनाएगा या उसका नाम दे देगा, या बहुत सारे तरह के, या वो ज्यादातर केस में आपके बेसिक शेप से सवाल पूछता है। तो आपको ढूंढने में आसानी हो जाए, क्योंकि आपके पास थोड़ा सा टाइम कम रहता है, कभी नहीं मिलता है तो फिर जो आपके सामने दिखता है कब तक ढूंढते रहोगे, एक एक करके ढूंढते रहोगे। पर वो ज्यादातर सवाल बेसिक शेप से ही बनाता है। पर इस वाले सेक्शन को याद रखना, या तो वो ऐसे सेक्शन में आपको नाम देगा इनका, या वैसे ही इंडिविजुअल इनका नाम दे देगा, पर आपको ऐसे ही ढूंढने पड़ेंगे। इससे सवाल बनता है बच्चों। एक स्मार्ट आर्ट भी आपके पास आता है। स्मार्ट आर्ट पे ओके करें तो यहां भी वो ऐसे ही करता है, नाम दे देता है स्मार्ट आर्ट ग्राफिक्स है। ये ऑल कैटेगरी आपके पास है, वो आपको ऐसे में देता है, लिस्ट में मुझे स्मार्ट आर्ट बना के बताओ, प्रोसेस में बताओ, सर्कल में बताओ। तो ये गोल से सर्कल में कहेगा, कोई भी एक सर्कल। ऐसा नहीं कहा उसने कि सर्कल में इनका नाम दे दिया, उसने कहा बेसिक सर्कल से मुझे मतलब नहीं, कोई भी एक सर्कल बना दो। तो आपने, अच्छा देखो इनका भी नाम आ जाएगा, धीरे धीरे आप देखेंगे तो प्रत्येक का नाम आ रहा। हो सकता वो थोड़ा एडवांस बढ़े तो इनका नाम भी दे देगा। आपके पास कोई बेसिक सर्कल आया तो आपने उसे सेलेक्ट कर लिया, यहाँ पे प्रीव्यू भी आपको दिखता, ओके करेंगे तो आपके पास वैसी बेसिक शेप्स बन जाता है। इनमें लिखने की जरूरत नहीं, अगर लिखा होगा तो लिख सकते हैं। एग्जाम में बस आपको स्क्रीनशॉट उसे दिखाना होता है कि हाँ मुझे पता है कि ऐसे आपके स्मार्ट आर्ट बनते हैं, तो आपने स्मार्ट आर्ट ऐसे बनाएंगे यहाँ से। अच्छा, एक आपके पास स्नैपशॉट का है, कुछ ज़्यादा काम तो नहीं आता। इसके पीछे कोई स्क्रीन आपकी खुली हो, इसका आप फोटोज लेना चाहते हो तो हाँ आप ऐसा भी कर सकते हो। यहाँ पे स्क्रीनशॉट का है आपके पास, स्क्रीन क्लिपिंग पे ओके करेंगे, स्क्रीन क्लिपिंग स्क्रीन क्लिपिंग पे ओके करेंगे तो ब्लर हो जाएगा हल्का सा। जितना एरिया आपको चाहिए उतना सेलेक्ट कर लो, वही आपकी फोटोज आपके स्क्रीन पे भी आ जाते हैं। खैर ये ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है आपके पास। एड इंस्टॉलेशन है, ये दुकानदारी है माइक्रोसॉफ्ट के। जिन्होंने माइक्रोसॉफ्ट वर्ड पढ़ा होगा तो यहाँ पे क्या होता है कि इसकी अपनी दुकान है, इस दुकान से आपने कौन कौन से सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करें, इंटरनेट से ही होता है। पर आपको जानना ये वाला सेक्शन बहुत जरूरी है जिसका नाम है चार्ट। अब देखो जी, चार्ट के लिए हमेशा याद रखना टेबल होनी जरूरी है। तो जब वो आपसे सवाल पूछेगा तो आपके पास एक टेबल भी जरूर बनवाएगा। हो सकता है कि एक क्वेश्चन के बहुत सारे नमूने हो, उसने कहा एक टेबल बना दो स्टूडेंट के रिकॉर्ड के। उसने यहां पे लिख दिया कि स्टूडेंट का नाम होगा जी और उसके कुछ सब्जेक्ट होंगे। मैंने कहा पहला सब्जेक्ट हिंदी है, दूसरा मैथ है और तीसरा SST है। अच्छा, बच्चों के नाम क्या है? मैंने कहा एक का नाम अमन है, दूसरे का नाम श्याम है और तीसरे का नाम मोहन है। इस तरीके से एक डेटा बना दिया, इनकी नंबरें भी देनी शुरू कर दें। ऐसा हो सकता है। अच्छा, ये मैं आपको सिर्फ एक एग्जाम्पल दे रहा हूं, ऐसे वो किसी भी प्रकार की आपके पास टेबल बनवा सकता है। तो मैंने कुछ इस तरीके से बच्चों की नंबरें देनी शुरू कर दी। और ये बच्चा थोड़ा सा कमजोर है, ये थोड़ा तेज है, इसको अच्छी नंबरें दे देते हैं। तो ये डेटा मेरे पास कुछ है, ये टेबल है आपकी। इसने कहा इसी टेबल का ना आप चार्ट बना दो। तो ये आपसे कह रहा है कि राय लेना चाहते हो क्या मेरी? जैसे आपको यहाँ पे राय मिल रही थी वैसे चार्ट में भी ये आपको राय देना चाहता है। क्या आपको राय लेनी है मेरी? इसने कहा हाँ बता दो आपकी राय क्या है। तो ये आपने क्लिक कर दिया तो ये सारी आपको राय मिलनी शुरू हो गई। ऐसी राय ले सकते हो, ऐसी राय ले सकते हो, खूब सारी तरह की। पर इनमें नाम नहीं आता बच्चों।
अब वो क्या करता है, एग्जाम में आपको नाम भी देता है बकायदा, कहता है या तो लाइन में बनाओ, या बार में बनाओ, या स्टॉक में बनाओ, या एरिया में बनाओ, या आपका कॉलम में बनाओ, या क्लस्टर तो आपके पास कॉलम में ही आते हैं तो आप ऐसे में बनाओ। यहाँ तो सर मुझे कोई भी नाम नहीं दिखाई दे रहे, तो मैंने कहा ये आपके रिकमेंडेड हैं। इसके बगल में देखो ना ऑल चार्ट लिखा, एक तरीका ही है, आप ऑल चार्ट में क्लिक करो तो यहाँ सारे नाम आ जाते हैं। देखो आपको कॉलम में बनाना, लाइन में बनाना, पाई में बनाना, बार में बनाना, एरिया में बनाना, एक्स वाई में, स्टॉक, सरफेस, रेंडर, बहुत सारी चीजें लिखी हुई है। अच्छा, ज्यादातर ये जो पेयर पकड़ता है वो कॉलम, लाइन, पाई और बार वाले में ही ज्यादा काम देता है बच्चों को। अच्छा देखो ना, जो कॉलम होते हैं, कॉलम और बार में थोड़ा सा कंफ्यूजन क्रिएट होता है। अगर आपके पास कॉलम आता है तो कॉलम हमेशा खड़े होते हैं, इनको देख लो। अब बार इसी के मुकाबले अगर आप बार पे क्लिक करते हो तो बार ऐसे तिरछे में होता है, ऐसे में होता है लाइन में, बस ये अंतर होता है कॉलम और बार में। लाइन क्लिक करेंगे तो लाइन वाले ऐसे होते हैं, पाई क्लिक करेंगे तो ऐसा गोले में होता है, ये तीनों को ज्यादा करता है ना। पर आप देखो अगर आपको यहां से नहीं करना तो इसने आपके पास ये रिकमेंडेड को भूल जाओ, यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 प्रकार के चार्ट आपके पास दे रखे हैं। इनके नाम भी यही है, आप यहां पे जाएंगे तो इसका नाम आ जाएगा, ये दोनों को ले रहा है, इंसर्ट कॉलम और बार चार्ट दोनों एक साथ ही जोड़ दिया उसने। अच्छा, उसने कहा है कि आपको बार चार्ट बनाना है, कॉलम चार्ट बनाना है, तो आप इसी में जाएंगे, आपने ओके कर दिया इसमें, तो इसने आपको बना के दे दिया यहाँ पे। अच्छा, वो एग्जाम में दे देता कि मेरे को 2D में कॉलम बना के दो, यानी कॉलम चार्ट बना के दो इस डेटा का, तो देखो ये 2D लिखा है कॉलम चार्ट, और ये 2D के आपके पास नमूने हैं, इस तरीके के नमूने आपके पास 2D में। अच्छा, ये 3D में है, कॉलम में आप क्लिक करेंगे तो ऐसा बनता हुआ आपके पास नजर आ गया, ऐसे ऐसे चार्ट बन जाएंगे। ये 2D बार में है, बार और कॉलम में अंतर देख लो, इन दोनों में बस यही है, और ये 3D में है। अच्छा, आप जिस पे क्लिक करोगे तो वैसे आपके पास बन के आ गया। कभी कभी क्या हो जाता है, आपने इतना ही बनाना है और इसका स्क्रीनशॉट दे देना। अच्छा, कभी कभी आपको कुछ डेटा में चेंजेस करने हैं, यहां पे देखो, अब इसको हम पढ़ते कैसे, ये मेरी टेबल है और ये चार्ट है, इसी का ग्राफिक्स का रूप आपके पास हो जाता है। यहाँ स्टूडेंट के कलर ऐसे दे रखे, अमन का कलर नीला है, अमन ये है, अमन ये है, अमन ये है। दूसरा श्याम है जी, श्याम ये है, श्याम ये है, श्याम ये, मोहन है तो मोहन ये। अच्छा, नंबरों को कैसे करा, हिंदी के नंबर हैं जी, अमन की हिंदी के नंबर इतनी है, और ये आपके डेटा बार होते हैं, अंतराल कहते हैं इन्हें। ये आपका 0 हो गया, ये आपका x अक्ष हो गया, और ये आपका y हो गया। तो जो 0 से y अक्ष पे ये आपका अंतराल है, 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30 ऐसे अंतराल है। यहाँ आपका डेटा फाइंड हुआ है, हिंदी लिखा हुआ है, तो हिंदी की नंबर है, यहाँ देखो मैंने कहा ये 40 से 50 के बीच में कुछ ऐसा है, एग्जैक्ट नहीं पता चल रहा, हो सकता है ऐसा दिया हो कि यार मुझे एग्जैक्ट परसेंटेज में चाहिए या ऐसा दिखा दो, तो आपके पास क्विक लेआउट के ऑप्शन भी होते हैं यहाँ पे। अगर आप इसमें क्लिक करोगे तो ऐसे नंबरें दिखनी भी शुरू हो गए, ऐसा लेआउट बनाना चाहते हैं, ऐसे बनाना चाहते हैं, ऐसे बनाना, खूब सारे प्रारूप हैं बच्चों आपके पास। मैंने कहा यार मुझे ऐसे में दे दो जिसमें नंबरें भी दिख जाए, तो आप ऐसे भी। अच्छा, इनका कलर भी आप चेंज कर सकते हो। देखो जी, यहाँ पे आपके पास जब आप क्लिक करेंगे तो इसी के साथ में एक फॉर्मेट भी आता है, फॉर्मेट पे क्लिक करें तो आप कलर भी चेंज कर सकते हो। किसका करना? मैंने कहा ये नीला कलर मुझे पसंद नहीं आ रहा है अमन के नंबरों का, फिर क्या चाहते हो? मैंने कहा इसको पीला कर दो, तो अमन की सारी नंबरें पीली हो जाएंगी। इसका ना लाल बना दो, तो आप ऐसे अपने अनुसार भी चेंज कर सकते हो। इसका जी मैंने कहा इसका पी और ग्रीन कर दो इसको, तो आप ऐसे भी कर सकते हो। तो ये आपकी मर्जी पे डिपेंड करता है आप कैसे बनाना चाहते हैं। डिजाइनिंग में जाएंगे तो कभी कभी क्या हो जाता है, जो अमन वाले नंबर हैं ये ऊपर आ गए, ऐसे में आए, आप इसको डेटा को स्विच करना चाहते हैं, तो आपके पास आया स्विच रो एंड कॉलम, क्लिक करेंगे तो यही जो चीज़ है, अमन अब यहाँ आ गया, श्याम यहाँ आ गया, मोहन यहाँ आ गया, और जो नंबरें थे यहाँ आ गया। तो आप स्विच भी कर सकते हो, डेटा में कुछ चेंजेस करना है तो डेटा में चेंज भी कर सकते हो, यहाँ से भी चेंज कर सकते हो। तो ये तो आपका एक नॉर्मल सा चार्ट बना जिसको हमने कहा ये आपका। अच्छा, बना किससे है? इस टेबल से बना है। ये आपने कौन सा बनाया? कॉलम और बार चार्ट। इसमें क्लिक करेंगे तो ऐसा बन जाएगा, इनके नाम भी आ जाएंगे ऊपर, देख लेना ना, ऐसे बना सकते हो, ऐसे बना सकते हो, बन के आगे। देखो मुझे आगे वाला देखना है तो आप वाटरफॉल चार्ट भी बना सकते हो, ऐसे आपने बना दिया। देखो इसमें आपने क्लिक करा तो ये लाइन चार्ट है, 2D लाइन में आपका बनेगा, 3D में बनेगा, एरिया में है, यहाँ भी आपका 3D एरिया में बन जाएगा। ये भी आपके पास चार्ट है हिस्टोग्राम वाला, आप इसमें क्लिक करेंगे।
कॉम्बो में भी बना सकते हो, ये पाई वाला आपके पास आता है, आप ऐसे पाई चार्ट भी बना सकते हो, है ना। क्लिक कर दिया, ये भी 2D में भी है और 3D में भी है, ओके कर दिया। अच्छा, इन पे भी आप नंबर है अपने हिसाब से सेट कर सकते हो, ऊपर से पकड़ा, छोटा बड़ा करना है तो आप अपने हिसाब से इन्हें छोटा बड़ा भी कर सकते हो और मैनेज भी कर सकते हो जहाँ। अच्छा, इससे आपकी जो टेबल होती है ना, वो जो आपका डेटा होता है थोड़ा सुंदर लगता है बच्चों। तो इस तरीके का काम आपके पास चार्ट होता है और इन पे नाम आएगा, ये जरूर ध्यान रखना। वो दो तीन चीजों में देखता है, एक तो कॉलम और बार चार्ट में देखेगा, है ना, ये कॉलम वाला हो गया, ये बार वाला हो गया। या तो सवाल इससे पूछेगा या आपके पास लाइन से सवाल पूछेगा, 2D 3D और एरिया से पूछेगा, या आपके पास पाई से सवाल पूछेगा। तो आप इस तरीके से चार्ट बना सकते हो। मुझे नहीं लगता है कि प्रिवेट चार्ट से रिलेटेड सवाल पूछता है, फिर भी आपको जानना जरूरी है प्रिवेट चार्ट हुआ क्या। सबसे पहले जब आपने प्रिवेट टेबल पढ़ी है तो उसी का एक चार्ट बनता है। नॉर्मल टेबल का मेरे पास ये डेटा है, नॉर्मल मेरे पास एक चार्ट है ये। अब मैंने कहा इसी चार्ट को आप एक काम करो, पहले प्रिवेट टेबल बना दो। इसने कहा ठीक है जी, इसमें क्लिक कर दो। डेटा आपने सेलेक्ट कर दिया, कहां बनाना है, तो मैंने कहा यहां पे बना दो, ओके कर दिया। अब इसे लगाना है जी, आपको कैसे लगाना चाहते हैं। मैंने कहा सबसे पहले स्टूडेंट का नाम रो में रख देता हूं, तो सारा नाम आ गया। नंबर है, हिंदी की नंबर, इंग्लिश की नंबर और SST की नंबर, सब इन्हीं के नीचे रखो। अब आपके पास क्या हो गया, ये सारी टेबल यहां पे बन गया। ये प्रिवेट नॉर्मल टेबल है, प्रिवेट टेबल है, इसी का चार्ट आपको बनाना है। तो मैंने यहां पे क्लिक कर दिया और अब मैं यहां से गया प्रिवेट चार्ट में। अब इसने कहा देखो यहां पे भी यही नमूने हैं, कॉलम में, लाइन में, पाई में, बार। मैंने कहा कॉलम में ही बना दो, ओके कर दिया। इस तरीके से बन गया। सर मुझे तो ये दोनों एक जैसे ही लग रहे हैं। मैंने कहा हाँ बिल्कुल सही कह रहे हो आप, दोनों लगते तो एक जैसे ही हैं। अब इन दोनों में एक हल्का सा अंतर होता है, लगते बिल्कुल एक जैसे ही है। यहाँ पे भी तो डेटा बार आपके बने हुए, यहाँ भी बना हुआ, ये नॉर्मल है, ये ऐसा है। अच्छा, इन दोनों में फर्क क्या है, आप इसमें फिल्टर लगा सकते हो, इसमें नहीं लगा सकते। मैंने कहा इसमें भी लगा सकते हैं। अब पहले प्रिवेट चार्ट में देखते हैं कैसे फिल्टर लगता है। नीचे की तरफ आपने क्लिक करा, आपने कहा सिर्फ मैं ना अमन की नंबर देखना चाहता हूं यार, ओके कर दिया। तो सिर्फ अमन की नंबर ही आपके पास आए। पर अगर आपने चार्ट में चेंजेस करा तो आपकी टेबल में भी चेंज हुआ, देखो यहाँ भी चेंज हो गया। अगर आप सब देखोगे तो सब चेंज हो जाएगा, पर यहां भी फिल्टर लगा सकते हो। हाँ, मैंने कहा इसका तरीका थोड़ा अलग है फिल्टर लगाने का। क्लिक करो, आपने फिल्टर पे क्लिक करा, अमन की नंबर है देखनी है, तो ठीक है इसमें आप ओके कर दो, अप्लाई कर दो। तो सिर्फ यहाँ अमन की नंबर बदली है, इस वाले टेबल में आपके पास कोई भी चेंजेस नहीं हुआ। ये हल्का सा अंतर होता है इसमें प्रिवेट टेबल और प्रिवेट चार्ट में। बाकी परीक्षा के हिसाब से नहीं लगता है कि प्रिवेट टेबल इंपॉर्टेंट है। 3D मैपिंग आपके काम नहीं आएगा। एक टूर होता है आपके पास, वर्ल्ड का एक मैप दिखाता है। जैसा भी डेटा होगा हिस्टोरिकल डेटा, उसमें आपके पॉइंट्स के हिसाब से इंडिकेट करता है। एक दूसरा एक प्रोग्राम आपके पास खुलता है, स्पार्क लाइनें होती हैं। ये चार्ट का ही रूप होता है, पर बहुत छोटे से स्केल में और एक ही सेल पे काम करते हैं। सपोज करो मैं कुछ एक डेटा यहाँ पे ले लेता हूँ 10 20 10 लिखा। अच्छा, जैसे चार थे तो बहुत सारे कॉलमों में बहुत सारे सेलों का एक संगठन हो जाता था, वहां पे आता आपकी जगह गिरता था। इसमें स्पार्क लाइनें एक ही सेल में आती हैं। ये 3 प्रकार के हैं, लाइन, कॉलम और विन लॉस। लाइन पे क्लिक करा, अब आपके पास आया कि आप डेटा कौन सा है, कहाँ पे बनाना, तो कहाँ पे बनाने वाला तो सिलेक्ट है, डेटा मैंने कहा ये है, ओके करेंगे तो आपके पास परीक्षा के हिसाब से जरूरी नहीं है। तो ऐसे 10 20 10 हो गया। अच्छा, मैंने कहा यार पता नहीं चल रहा, 10 20 10 करो, तो इसने कहा देखो 10 से 20 पे गया, फिर 10 पे आ गया, धीरे धीरे आगे बढ़ा। तो मैंने कहा कॉलम में बताऊं, इसने कहा डेटा ले लो मास्टर जी, ओके करा तो ऐसा हो गया साथियों। थोड़ा आगे बढ़ता हूं, विन लॉस वाला देखा, मैंने कहा इसी में जाके आप विन लॉस में चले जाओ और डेटा ले लो। आपने ऐसा डेटा ले लिया। अच्छा, मुझे इसमें तो कोई अंतर नहीं लग रहा है, ये तो सीधा सीधा कर रहा है। तो इसने कहा जब आपका कोई लॉस हो जाता है, नेगेटिव वैल्यू हो जाती है, मान के चलो मैंने इसे -10 कर दिया, तो अब देखो इसमें तो 10 आया, पर इसने इस 10 को माइनस में इंडिकेट करा। ये भी आपके पास है। अच्छा, कुछ ये आपके पास स्पार्क लाइनें आपके काम की तो नहीं है, पर फिर भी देख लो प्रिवेट टेबल में ही काम करते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे प्रिवेट टेबल बनाई है, इसके लिए आप एक फिल्टर लगा सकते हो। वैसे आपके पास ऊपर फिल्टर था, आपने कहा नहीं नहीं ऐसा फिल्टर नहीं, फिल्टर स्लाइजर वाला ले लो, ओके करा। तो यहाँ पे स्लाइजर किसका लेना, मैंने कहा ब्रांच का ले लो। तो ब्रांच का एक फॉर्म आपके पास आ जाएगा। इससे फायदा क्या होता है बच्चों, आपको सेंटर ब्रांच देखना तो क्लिक कर दिया तो सिर्फ सेंटर ब्रांच की वैल्यू दिखाई देंगे। ईस्ट देखना तो ईस्ट की आगे, नॉर्थ देखना तो नॉर्थ की, साउथ देखना तो साउथ की। हटा दो तो सारे हटा दिए। सर दोनों दिखाओ, सेंटर तो कंट्रोल बटन दबा देना, ईस्ट का क्लिक करा तो दोनों की डिटेल्स आई, हटा तो हटा दिया।
यहीं पे आपके पास डेट एंड टाइम का भी था, तो इसमें बस टाइम का आता है, अभी नहीं दिखा रहा कनेक्शन क्योंकि आप क्लिक करना होगा इसमें, जब आपका कोई सेलेक्टेड होगा तो ये टाइम को लेता है, तो आप डेट का भी स्लाइजर बना सकते हो। तो किस डेट में आपका हुआ था तो आप क्लिक करेंगे तो उस डेट का आपका डेटा, इसमें कोई भी डेटा नहीं हुआ था, तो वैसे ये सारे जनवरी में हुआ था तो जनवरी क्लिक करेंगे तो ये डेटा दिखा देगा। मेरे काम के तो ज़्यादा है नहीं, इसीलिए इनको हटा देता हूँ। तो आपके पास ये स्लाइजर भी है, हाइपर लिंक आता है। हाइपर लिंक वास्तव में 3 चीज़ों का लिंक बनाता है। अच्छा, 3 चीज कौन कौन से हैं? मैंने कहा एक तो है फोल्डर का लिंक, क्लिक करा, आपके पास कोई भी फोल्डर है उसका लिंक बना दिया, ओके करा तो एक लिंक बन गया। अब आप इस पर क्लिक करोगे ना तो वास्तव में आपका फोल्डर ओपन हो जाएगा। किसी फाइल का लिंक बनाना है तो मैंने कहा ठीक है, हाइपर लिंक में जाओ, फाइल आपके पास होनी चाहिए, कोई भी फाइल हो आपके पास। मैंने कहा ये वाली मेरी फाइल है, आप कोई भी फाइल ला सकते हैं। अच्छा, मैंने कहा डेस्कटॉप में कोई फाइल होगी, उसको देख लेता हूँ। डेटा में गया, यहां से बाहर गया, डेस्कटॉप में देखना शुरू करा कोई फाइल है क्या यहाँ। इसने कहा देखो जी, होम टैब का 5वें नंबर का इसका लिंक बना दो, ओके कर दिया तो ये फाइल आपके पास ओपन हो जाएगी। तो इस तरीके से आप लिंक बना। अच्छा, वेब एड्रेस का मतलब है इंटरनेट में जो आप एड्रेस देते हो ना, google.com, ऐसा भी आप एड्रेस बना सकते हो। हाइपर लिंक में क्लिक करा, यहाँ पे एड्रेस लिखा हुआ, आपने लिखा www.google.com, ओके कर दिया तो इस तरीके से गूगल का लिंक आ गया। क्लिक करेंगे तो गूगल भी आपका ओपन हो जाएगा। तो ये हाइपर लिंक है, कनेक्टिविटी बिठाने का काम करता है, तो गूगल आपका ऑन हो जाएगा, तो आप ऐसी कनेक्टिविटी लगा सकते हो। वैसे ये भी आपका ज्यादा काम का नहीं। हाँ, टेक्स्ट बॉक्स और हेडर फुटर आपके काम आता है। और यहाँ पे बच्चा एक बार फंसता भी है ना? क्यों फंसता है हेडर और फुटर में, वो भी बता देता हूँ। पहले टेक्स्ट बॉक्स समझ लो। टेक्स्ट बॉक्स लेयर बेस्ड का काम करता है। देखो जी, लेयर बेस्ड समझ नहीं आया, मैंने कहा देखो अपने पास एक ब्लैंक शीट लिया तो, और इसका एक सेल ना थोड़ा सा बड़ा कर देता हूं। जब आप काम करते हैं तो ऐसी दिक्कतें आती हैं आपको। ये जब काम करता है एक्सेल तो एक लाइन में ही करता है ऐसा, आपको अगर पैराग्राफ के हिसाब से करना तो थोड़ा सा दिक्कत हो जाती है आपको। तो अगर आप एंटर करते तो नीचे वाले सेल में आ जाता, इसी में नहीं करता। तो मैंने कहा लेयर बेस्ड का काम करना है, तो इसने कहा ठीक है, आप टेक्स्ट में चले जाओ, डबल क्लिक कर दो और यहाँ पे आप जो लिखना चाहते हो एंटर करोगे ना तो आप ऐसे ही लिखोगे। और इनके साथ सबके साथ छेड़खानी भी कर सकते हो, किसी को बड़ा करना है, किसी को गाढ़ा करना है, तिरछा करना है, अलग अलग हिसाब से आप इनको मैनेज भी कर सकते हो। और कहीं पे रखना है तो रख भी सकते हो, ऐसा ही लगता है कि आपने यहाँ पे बनाया। एक दूसरी चीज मैं आपसे कह रहा था, हेडर और फूटर क्या होते हैं। अभी आप जिस व्यू का इस्तेमाल कर रहे हो वो आपका नॉर्मल व्यू है। कैसे मान लिया मास्टर जी आपने? मैंने कहा देखो नीचे की तरफ है ना, ये स्टेटस बार कहते हैं इसे, जहां रेडी लिखा हुआ है इसके नीचे देखो कुछ व्यूज है आपके पास, 3 व्यू दिखते हैं यहाँ पे थोड़ी देर रुकेंगे तो ये नॉर्मल व्यू है, लिखा हुआ भी है नाम। इस पे आप क्लिक करेंगे तो पेज लेआउट व्यू है, इस पे क्लिक करेंगे तो पेज ब्रेक व्यू है। अगर आप नॉर्मल में रहते हैं तो नहीं दिखाई देता, पर अगर आपने तुरंत ही, अच्छा मैं एक काम कर लेता, कोई डेटा भी बना लेता हूं, है ना, जिससे आपको चीजों का पता भी चल जाए। यहां पे कुछ रफली सा डेटा बना लेता हूं। ये एक टेबल सी मेरे पास बन रही है और इसके अंदर कुछ रफली सा एक डेटा भी मैंने बना लिया। चलो जी, नीचे की तरफ आ जाता हूं और ये मेरे पास एक टेबल है। मैंने कहा अब एक पेज का तो आपको पता नहीं चलता इसमें कि ये एक पेज है, 2 पेज है। एक्सेल के आप नॉर्मल में हो, जब आप इसका प्रिंट करोगे तो कितने पेजों में आएगा, तो मैंने तो आपको कहा था कि आप प्रिंट में चले जाना, यहां पता चलेगा आपको कि देखो जी मास्टर जी आप एक ही पेज में हो, पहले पेज में हो, टोटल आपके पास एक ही पेज है, ऐसा आपका पेज आएगा। और हेडर क्या होता है, किसी पेज के ऊपर जो लिखा हुआ रहता है हेडर हो गया और नीचे की तरफ फुटर आ गया। इसने कहा ठीक है, पर अब आपको जजमेंट लाइन पता चलने बैठ गई। तो यहां से आपको पता चल गया कि इतने पे आपका एक पेज है। पर अगर आप हेडर में जाते हो और आपने यहां से क्लिक कर दिया, मुझे हेड मतलब सर की तरफ, पैर मतलब पैरों की तरफ, फुटर आपके पास होगा, हेडर और फुटर लगाना चाहते हैं, ओके कर दिया तो ये तुरंत ही आपको स्विच करा देगा, दूसरे व्यू में ले जाएगा। कौन सा है दूसरा व्यू? आपके पास ये पेज लेआउट व्यू में। अच्छा, अगर आप नॉर्मल में आते हैं तो आप नॉर्मल में आगे, देखो नॉर्मल में आगे इसमें क्लिक करते हैं तो इस व्यू में आगे, यहां भी लिखा हुआ है ऐड हेडर। अगर आपको हेडर देना है तो आपने लिख दिया। अच्छा, वो कभी कभी कहता है हेडर में मुझे वेलकम लिख के बताओ, COME कम। अच्छा, आपने वेलकम लिख दिया, ये अभी आप हेडर में हो। और अगर आप नीचे क्लिक करोगे तो आप डेटा में आके, अब फुटर में आना है तो नीचे नीचे आए, आप यहीं से फुटर में आ सकते हो। ऐड फुटर है, ओके कर दिया तो आपने यहाँ पे लिख दिया थैंक यू जी, ऐसा आपने लिख दिया। अब देखो इनका ये फायदा होता है कि प्रत्येक पेज में चलते हैं। वेलकम आ गया, अगर आप दूसरे पेज में जाते हैं ना, यहां भी आपको यही चीज दिखाई देगी। फुटर में देखोगे फुटर में भी थैंक यू आ जाएगा। अब सवाल आपके पास क्या आता है, सॉरी, यही चीज आई आपके पास, कहा यार मुझे हेडर में वेलकम लिखो और फुटर में थैंक यू लिखो। बच्चे को आ जाता,
उसने कहा सर मैंने लिख तो दिया वेलकम, फूटर में लिख दिया थैंक यू, पर ये तो मुझे स्क्रीनशॉट मेथड में उन्हें दिखाना है। अब वो जब ऊपर क्लिक करता है तो सिर्फ वेलकम दिखाई देता, फुटर तो दिखाई नहीं दे रहा। समझ में आता है, जूम कम कर लो। अगर आप जूम कम करते हो तो जहां पे दोनों दिख जाए, पर अब ये तो दिख ही नहीं रहा है कि वेलकम लिखा हुआ है या थैंक यू लिखा हुआ है। इसका स्क्रीनशॉट लूंगा तो पहचान नहीं पाएगा। अब समस्या तो खड़ी हो गई, कैसे दिखाऊं? तो मैंने कहा जब आपके पास ऐसा सवाल आए तो एक काम करना आप यहाँ पे कि आप ऐसे इस पेज का हेडर तो इसका ये हो गया, पर देखो ना इसका फूटर तो नीचे की तरफ आ गया है ना, ये फूटर है और हेडर और फूटर दोनों दिखाने हैं, तो ऐसा पेज का एक लुक ले लेना ऐसे जिसमें फूटर भी दिखे। पर एक काम कर लेना, किसी एक पे क्लिक जरूर कर देना जहां पे ये दिखे कि ये फूटर दिख रहा है और ये हेडर है, तब आपका इसका स्नैपशॉट लेंगे तो तब उसको ये पता चल जाता हाँ यार बच्चे को आता है हेडर और फूटर के बारे में, है ना। तो यहाँ पे कंफ्यूज मत होना, ऐसा सवाल आता भी है जिसमें हेडर और फूटर दोनों दे, हेडर हो तो तब तो आपका काम आसानी से बन गया है ना, हेडर और फूटर दोनों हैं तो तब समस्या खड़ी हो जाएगी। तो देख लेना इसको भी, और जब इनमें रहोगे ना आप व्यू चेंज करोगे तो नहीं जाएगा बच्चों। इन डेटा सीट में आओगे आप और तब व्यू चेंज करोगे तो तब आप आसानी से आ सकते हो। तो नॉर्मली हम नॉर्मल व्यू में ही काम करते हैं, तो ये आपके पास यहाँ पे इससे रिलेटेड है। अच्छा, मुझे नहीं लगता कि ये बाकी आपके काम के हैं। एक टेक्स्ट बॉक्स है आपके पास, मतलब टेक्स्ट है, आप क्लिक करेंगे तो ऐसे अक्षर लिख सकते हो सुंदरता के लिए। अमेरिका का एक स्टैंडर्ड होता है कि आपको अगर कोई सिग्नेचर लाइन चाहिए तो आप ऐसे सिग्नेचर है। आपके बॉस का नाम क्या है? मैंने कहा नागेंद्र है क्या? मैंने कहा मैनेजर है साहब। अच्छा ओके कर दिया तो ऐसे सिग्नेचर लाइन आपके पास आता है। साइन करने के लिए एक जगह मिल जाती है, तो अमेरिका में ऐसा स्टैंडर्ड बनाते हैं पेपर के नीचे, जो आपका बॉस होगा उसका नाम भी आ जाता है और उसको दस्तखत करने के लिए एक जगह बन जाती है। किसी और प्रोग्राम के साथ आप लिंक जोड़ सकते हैं, ऑब्जेक्ट है कोई भी प्रोग्राम। मैंने बिटमैप के साथ जोड़ा तो एक पेंट प्रोग्राम ओपन हो जाएगा। पेंट में जो भी आप ड्राइंग बनाए, अच्छा आप किसी और प्रोग्राम को भी जोड़ सकते हैं, ऐसा नहीं पेंट जोड़ा बस, आप इसको हटा देंगे तो वही पिक्चर आपके पास यहाँ पे आ जाती है। देखो अब आपके पास इस वाले सेक्शन को हटा के इक्वेशन वाले आने वाले। अच्छा इक्वेशन ऐसा मत समझना कि आपको फॉर्मूले लगाने हैं, नहीं, आप टेक्स्ट मेथड में दोगे। तो आपके पास दो इसके चैनल हैं, एक तो ये आगे वाला और एक इसी के पीछे एक छोटा सा सिंबल है। क्लिक करेंगे तो यहां कुछ पहले से बनाए हुए इक्वेशन है। कभी कभी वो पहले से बनाए हुए इक्वेशन ही दे देता है। जैसे पिछली बार ये वाली इक्वेशन यूकेपीएससी में दी थी उसने 2016 वाले एपीएस के बैच में, ओके करा तो आपकी इक्वेशन बन के तैयार होगी। कहां पे गई? मैंने कहा यहां पे है जी, ऊपर ले आ सकता हूं। सर ये छोटा है, हाँ मैंने कहा कोई बात नहीं, आप इसे बड़ा भी कर सकते हो, आपकी मर्जी है। पर अगर आपको अपनी तरफ से बनाना हो क्वेश्चन, मैंने कहा तब तो आपको पीछे वाले सेक्शन में नहीं आगे पे क्लिक करना। पूरा डिजाइनिंग का टूल बार ये पहले से बनाए हुए क्वेश्चन ही है। यहां से कोई भी सिंबल ले सकते हो। ये अनंत का है, ऐसा भी आया था कि ऐसा सिंबल लगा दो, अनंत का सिंबल लगा, ये सही वाला सिंबल भी आता है। कभी कभी आपके पास टेबल बनती है ना, तो टेबलों में ये यहाँ से भी सिंबल आपको देता है। अच्छा आप फ्रैक्शन वैल्यू में भी कर सकते हो, बटे में ऐसा भी बना सकते हो। जैसे मैंने आपसे पहले भी बात करी थी, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में छोटे छोटे डब्बे आते हैं, इनमें आपने लिख दिया 1 और 2, इनसे आगे भी आना। आप ऐसे भी बना सकते हो, पावर में भी ला सकते हो, ऐसे भी अंडर रूट बना सकते हो। खूब सारे आपके पास मैथमेटिक्स के काम है, ऐसे इक्वेशन बना सकते हो। छोटा लगता है आपको तो बच्चों आप इसे बड़ा भी कर सकते हो। मैंने कहा है यहां से जाके आप बड़ा भी कर सकते हो। कभी कभी हमें कुछ सिंबलों की रिक्वायर्ड पड़ते हैं, चिन्ह जो कीबोर्ड में पूरे नहीं पड़ते, तो आप यहां से भी सिंबल ला सकते हैं। 3 चीजों पे ज्यादा जोर देता है। पहले तो वो नॉर्मल टेक्स्ट का सिंबल आपको देगा, नहीं देगा तो विंडिंग्स और वेबडिंग्स की सीरीज से देगा। WIN करा तो एक तो विंडिंग्स है, विंडिंग्स 1 2 3, और एक आपके पास वेबडिंग्स की सीरीज भी आती है। WE क्लिक करेंगे तो WE की सीरीज यहां पे दे देगा। तो एक वेबडिंग्स है और दूसरे विंडिंग्स है, इनसे ज्यादा सवाल पूछता है। तो क्लिक करेंगे, कोई भी सिंबल आपको चाहिए तो इंसर्ट, अच्छा वो सिंबल बना के देगा आपको, या तो चित्र बना के देगा आपको, चित्र देगा ऐसा सिंबल बनाओ, ऐसा एरोज हो सकता है कहीं पे लिखा, वो सिंपल ही देता है, ऐसे ज्यादा कठिन नहीं देता है ना। तो आप कोई भी ऐसा लगा सकते हो। तो ये आपके छोटे हैं तो ऐसा मत समझना है छोटे ही हैं, हाँ बड़ा कर सकते हो। आप यहां से बड़ा करने की कोशिश करेंगे तो खूब सारे बड़े हो जाते हैं। सर इनका कलर वगैरह, मैंने कहा हाँ बच्चों चेंज भी कर सकते हैं। डबल क्लिक करना, टेक्स्ट मोड में चल जाता है, उतने कोई सपोर्ट करो, ये टेक्स्ट हैं आपके, तो ऐसे भी आप कोई भी कलर यहाँ पे दे सकते हैं, किसी का भी कोई भी कलर देना तो ऐसा बना सकते हो। तो आज आपका इंसर्ट टैब था, बस एक दिन मुझे और करना है, पेज लेआउट और हल्की फुल्की चीज़ें आपको बतानी है। इस तरीके से आपका 20 नंबर का काम हो जाता है समाप्त। ये था आज आपका वीडियो का अंत। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच।